बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दें तो उसके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। द इफ़ेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। तो किसी भी एटम को अगर उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया जाए तो आइसोटोप की चूँकि मैस डिफरेंट होगी, लिहाजा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा, रोटेशनल कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा, रोटेशनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, रोटेशनल वेव नंबर भी चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। इसमें अगर आप कार्बन के एटम को इसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दें तो वो आइसोटोप ज़ाहिर है इस कार्बन एटम से या लाइटर होगा या हैवियर होगा। आमतौर पर कार्बन का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है उसका मास नंबर 12 है। अगर आप कार्बन 12 को यहाँ रिप्लेस कर दें कार्बन 13 से तो कार्बन 13 की मैस कार्बन 12 से ज़्यादा है, लिहाजा अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल हैवियर है दैन प्रीवियस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर कार्बन 12 है तो हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहेंगे कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब हम कार्बन 12 की जगह कार्बन 13 लगाएंगे तो फिर हम इसका नाम रख देंगे कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें, जब आप कार्बन के एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे, जब आप कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस कर देंगे तो मैस इंक्रीज़ हो जाएगी। जब मैस इंक्रीज़ होगी तो रिड्यूस मैस भी इंक्रीज़ होगी, और ये रिड्यूस मैस इंक्रीज़ होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा। अलबत्ता ये डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ये जो आर है, इस पे फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगी, इसलिए आर तकरीबन कांस्टेंट ही रहेगा। अलबत्ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप किसी एटम को उसके हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा, और अगर आप किसी एटम के आइसोटोप को उसके लाइटर आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम केस डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस किया, तो कार्बन 13 चूँकि कार्बन 12 से हैवियर है, लिहाजा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होने से रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि रोटेशनल कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो अब रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, और रोटेशनल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ होगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा तो रोटेशनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात, जब रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यहाँ पर हमने कहा आपने कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस किया था तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। जब रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो रोटेशनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। चाहे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिहाज से देख लें कि हैवियर मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, लिहाजा रोटेशनल एनर्जी कम होगी, या आप रोटेशनल कांस्टेंट से देख लें, हैवियर मॉलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट कम है इसलिए रोटेशनल एनर्जी कम होगी, और चूँकि हैवियर मॉलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट कम है लिहाजा डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। यानी हैवियर मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल मोर क्लोजली स्पेस्ड होंगे, एनर्जी लेवल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। जो हल्का मॉलिक्यूल है, जो लाइटर मॉलिक्यूल है, उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और जो हैवियर मॉलिक्यूल है उसके एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब करीब होंगे। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हमारे पास कार्बन 12 है तो एनर्जी लेवल में डिफरेंस ज़्यादा होगा, डेल्टा ई जे की वैल्यू और डेल्टा न्यू बार की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी और डिफरेंस ऑफ वेव नंबर, ये वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लाइटर मॉलिक्यूल में ज़्यादा है, और चूँकि हैवियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, लिहाजा डिफरेंस ऑफ एनर्जी भी कम होगा और डिफरेंस ऑफ वेव नंबर भी कम होगा। अब देखें, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम बाय इट्स आइसोटोप काजेज लिटिल चेंज इन इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस। अगर आप किसी भी
एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दें तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि आर में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगी। ये हमने इस इक्वेशन से भी देखा था कि जब आप किसी एटम को उसके हैवियर एटम से या लाइटर आइसोटोप से रिप्लेस करते हैं तो आर पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता म्यू पे फ़र्क पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम बाई इट्स आइसोटोप काजेज लिटल चेंज इन डिस्टेंस बट टोटल मैस, reduce mass and moment of inertia undergo appreciable change। जब आप किसी भी एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता टोटल मैस, रिड्यूस मैस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल कांस्टेंट ये सारे चेंज हो जाएंगे और इनमें अप्रिशिएबल चेंज आएगी। अब इसको ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाली एग्जांपल से देखें। कंसीडर केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ़ कार्बन 12 इज़ रिप्लेस्ड बाई कार्बन 13 देन कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड टू कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें देखें ऑक्सीजन दोनों में सेम है, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 का मास नंबर 16 है, यहाँ भी 16 है, हमने चेंज किया है सिर्फ कार्बन 13 को। वैसे अगर आप ऑक्सीजन का भी हैवियर आइसोटोप यहाँ पे लगा दें तो भी वही बात होगी, ये मॉलिक्यूल और हैवियर हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और डिफरेंस ऑफ एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगा। इन दिस केस मैस इंक्रीजेस, यानी अगर आप कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस कर दें तो मैस इंक्रीज़ हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगा और रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। अब सपोज़ हम रोटेशनल कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हमारे पास कार्बन 12 है तो सपोज़ उसका रोटेशनल कांस्टेंट हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारे पास हम यहाँ कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस करेंगे तो फिर रोटेशनल कांस्टेंट को हम कहेंगे B'। और हमने पढ़ा कार्बन 12 को अगर कार्बन 13 से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये कार्बन 13 का चूँकि मैस नंबर ज़्यादा है, इसकी एटॉमिक मैस भी ज़्यादा है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मॉलिक्यूल हैवियर है दैन दिस मॉलिक्यूल, लिहाजा इसका रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा, यानी कि B विल बी ग्रेटर दैन B प्राइम। B इज़ रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड B प्राइम इज़ रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड। और जिसका रोटेशनल कांस्टेंट ज़्यादा है उसकी रोटेशनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी रोटेशनल एनर्जी ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी ग्रेटर दैन रोटेशनल एनर्जी ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड। अलबत्ता डिफरेंस ऑफ एनर्जी, अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी भी लाइटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, तो डिफरेंस ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड डिफरेंस ऑफ रोटेशनल वेव नंबर ऑफ कार्बन 12 कार्बन 13 विल बी ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंस ऑफ वेव नंबर ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हैवियर मॉलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा लेकिन उसकी रोटेशनल एनर्जी भी कम होगी और डिफरेंस ऑफ रोटेशनल एनर्जी भी कम होगा। नाउ एनर्जी लेवल्स आर क्लोजली स्पेस्ड फॉर हैवियर मॉलिक्यूल। हैवियर मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल क्लोजली स्पेस्ड होंगे एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हैवियर मॉलिक्यूल शो स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन लाइंस। दिस फिनोमेना लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिसाइज वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। अब इस फिनोमेना का एक फ़ायदा है कि इससे हम आइसोटोप की एग्जैक्ट एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। अगर हम किसी टेक्निक से दोनों मॉलिक्यूल का रोटेशनल कांस्टेंट फाइंड कर लें तो फिर हम यहाँ पर कार्बन 13 की एग्जैक्ट एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। तो रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ 1.92118 सेंटीमीटर इनवर्स और कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड का रोटेशनल कांस्टेंट ये इससे थोड़ा कम है 1.83669 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखें कार्बन मोनोऑक्साइड के रोटेशनल कांस्टेंट को हम इस इक्वेशन से शो करेंगे H/8π²IC। और जब हम कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे उसके रोटेशनल कांस्टेंट को हम B' कहेंगे
और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई प्राइम कहेंगे। ये बी की वैल्यू में और बी प्राइम की वैल्यू में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट किया और कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई प्राइम से रिप्रेजेंट किया। बाकी सारे फैक्टर कॉमन हैं। तो अगर आप इनकी रेशो ले लें, बी ओवर बी प्राइम की रेशो, तो इस रेशो में एच 8 पाई स्क्वायर और सी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बी ओवर बी प्राइम की रेशो विल बी इक्वल टू आई प्राइम ओवर आई। अब देखें जी, अब देखें आई की वैल्यू हमारे पास, आई इज म्यू आर स्क्वायर एंड आई प्राइम इज म्यू प्राइम आर स्क्वायर। ये म्यू है रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड और म्यू प्राइम है रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें हमारे पास ये इक्वेशन है कि B ओवर B प्राइम इट इज़ इक्वल टू I प्राइम ओवर I। अब इन दोनों की हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। I प्राइम की वैल्यू म्यू प्राइम आर स्क्वायर और I की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर। तो इन दोनों में R की वैल्यू चूँकि सेम है, हमने कहा था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये रेशो इट विल बी म्यू प्राइम ओवर म्यू। तो जो रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइटर मॉलिक्यूल to the moment of the ratio of rotational constant of lighter molecule to rotational constant of heavier molecule will be equal to the ratio of moment of inertia of lighter molecule to moment of inertia of heavier molecule, that is equal to reduced mass of heavier molecule divided by reduced mass of lighter molecule। तो ये वैल्यू हमने B और B प्राइम की वैल्यू हमारे पास है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। ये B की वैल्यू और ये B प्राइम की वैल्यू, इन दोनों की रेशो हमारे पास ये आ गई। इसका मतलब है रेशो ऑफ रिड्यूस मास ऑफ लाइटर मॉलिक्यूल टू रिड्यूस मास ऑफ हैवियर मॉलिक्यूल, ये 1.046। अब देखें रिड्यूस मास कार्बन 16 कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया, और रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हमने म्यू प्राइम से रिप्रेजेंट किया। ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। एटॉमिक मास कार्बन 12 की है एग्जैक्ट 12, कार्बन 12 की एटॉमिक मास को हम MC12 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वैल्यू 12 के इक्वल है। एटॉमिक मास कार्बन 13 की ये हमने फाइंड करनी है, इसको हम MC13 से रिप्रेजेंट करेंगे। अलबत्ता ऑक्सीजन का जो आइसोटोप O16 है, इसकी एटॉमिक मास 15.9994, इसको हम MO16 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी ये इक्वेशन है। ये हमने रिड्यूस मास की इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो हमने मास नंबर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यहाँ पर सॉरी ये एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ हमारे पास वैल्यू ये प्रोडक्ट है, ये सम नहीं है, यहाँ पर साइन है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ एडिशन का साइन है। तो मास नंबर ऑफ कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाई मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाई मास नंबर ऑफ कार्बन 12 प्लस मास नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ये रिड्यूस मास है कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड की। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये रिड्यूस मास कार्बन 12
कार्बन मोनोऑक्साइड की 6.857 आ गई। ये वैल्यू नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। अब चूंकि हमारे पास ये रेशो है रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रेशो हमारे पास 1.046। तो इसमें हम रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमने आखिरी डिजिट तक पूरी यूज़ करनी है ताकि एटॉमिक मास की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी ये वैल्यू आप 7.172422 ये पूरी वैल्यू यहाँ तक लिखेंगे आखिरी डिजिट तक। अब देखें रिड्यूस मास ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है MC13 मल्टीप्लाइड बाई MO16 डिवाइडेड बाई MC13 प्लस MO16। इसमें MO16 की वैल्यू हमें गिवन है और ओवरऑल आंसर इसका ये है, ये जो हमने ऊपर लिख दिया। तो इस इक्वेशन में हम MO16 की वैल्यू पुट करेंगे। ये MO16 की वैल्यू हमने न्यूमरेटर में भी पुट कर दी, डिनोमिनेटर में भी पुट कर दी, और ये हमें पता है कि रिड्यूस मास की ओवरऑल वैल्यू हमारे पास ये है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके MC13 की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले स्टेप में आप इस डिनोमिनेटर को ले जाएं राइट हैंड साइड पर, ये हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर को। सेकंड स्टेप में हमने ये जो वैल्यू है म्यू प्राइम की 7.172422 इसको MC13 से भी मल्टीप्लाई किया और इस 15.9994 से भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम इस पूरी इक्वेशन को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास MC13 की फाइनल वैल्यू ये आ गई। ये सारे स्टेप हमने सॉल्व किए तो MC13 की हमारे पास वैल्यू आ गई 13.00042 और ये वैल्यू है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 की। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो नेचुरल सैंपल है इसमें कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज 1% होती है। तो नेचुरल अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ 1% इन सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन 12 कार्बन मोनोऑक्साइड के रोटेशनल स्पेक्ट्रा को कंपेयर करके हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस, दोनों आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के आइसोटोप को उसके हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस कर दें तो रोटेशनल कांस्टेंट पे और रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप अपने तौर पे विजुलाइज करें और अपने तौर पे कोई और मॉलिक्यूल लेके ये देखें कि अगर आप लाइटर मॉलिक्यूल से लाइटर एटम से रिप्लेस करें, लाइटर आइसोटोप से रिप्लेस करें तो फिर क्या होगा। यानी अपने तौर पर आप ये सपोज कर लें कि अगर हमारे पास कार्बन का कोई आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 11 है, यानी आप C12 को अगर C11 से रिप्लेस करें तो फिर ज़ाहिर है ओवरऑल मास नंबर चूँकि कम है लिहाजा मास डिक्रीज़ हो जाएगा। जब मास डिक्रीज़ होगा तो रिड्यूस मास भी डिक्रीज़ होगा, देन रोटेशनल कांस्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और डिफरेंस ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज़ होगा। और फिर ये सारी कैलकुलेशन आप अपने तौर पे कर सकते हैं कि कार्बन 11 की एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितनी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।